नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। में हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी को मस्जिद कहना ठीक नहीं है, त्रिशूल उसके अंदर क्या कर रहा है, सीएम योगी का बड़ा बयान। आज लोकसभा में पेश होगा दिल्ली सेवा बिल, जानिए इसके पास होने के क्या क्या बदलेगा। सीमा हैदर पर आई नई मुसीबत, वीडियो से हो गया बड़ा खुलासा। अभी नहीं थमेगा जल तांडव, अगले 4 दिन इन राज्य में होगी मूसलाधार बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। मोदी ऐसी जगह तलाश रहे जहां मोमोज पिज्जा का लुत्फ उठा सके, पीएम पर लालू का तंज। महाराष्ट्र में कैसे आएगा बदलाव, उद्धव के सामने शरद पवार ने बता दिया मास्टर प्लान। अब समाचार विस्तार से। ज्ञानवापी मामले पर सीएम आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे न देखे, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मामले पर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना ठीक नहीं, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि 6.25 साल से सरकार में हैं, कहने वाले कहते हैं पर कोई दंग नहीं हुआ। देखे कि कैसे पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव होता है। पश्चिम बंगाल में भी पंचायत चुनाव हुए थे, वहां का क्या हाल हुआ था। वे पूरे देश को पश्चिम बंगाल बनाना चाहते हैं, जैसे टीएमसी की सरकार ने अभी पश्चिम बंगाल में किया था। आइए जानते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मस्जिद पर क्या क्या कहा है। ज्ञानवापी के सवाल पर सीएम योगी ने कहा कि अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखें, ना कि त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे हैं ना, ज्योतिर्लिंग है, प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही है। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए है कि ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं कि समाधान हो। सीएम योगी ने आगे कहा कि कैसे पश्चिम बंगाल में विरोधी दलों के नेताओं को मारा गया, ये चीज आंखें खोल कर देखने वाली है, लेकिन इन पर कोई कुछ नहीं बोलता। 1990 में कश्मीर में जो हुआ था उस पर भी सब मौन थे। आखिर ये दोहरा दृष्टिकोण क्यों। वहीं विपक्ष के गठबंधन इंडिया पर सीएम योगी ने कहा कि उसे इंडिया नहीं बोलना चाहिए। ये जो ... ग्रुप है, चोला बदलने से मुक्त नहीं हो जाएगा। आज लोकसभा में दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े संशोधन बिल पेश हो सकता है, लेकिन खबर बस इतनी नहीं है, बल्कि असली खबर तो ये है कि आज दिल्ली अध्यादेश बिल के बहाने विपक्षी एकता की परीक्षा भी हो जाएगी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए आज का दिन निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि आज ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े बिल लोकसभा में पेश होंगे। हालांकि आज ही विपक्षी गठबंधन इंडिया की परीक्षा का दिन साबित हो सकता है। हालांकि लोकसभा में एनडीए के पास बहुमत है तो वहां आसानी से बिल पास हो सकता है, पर देखना होगा कि विपक्षी एकजुट होकर राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल को पास होने से रोक पाता है या नहीं। इस खबर में ये भी जानिए कि अगर दिल्ली सेवा बिल पास हो जाता है तो उससे क्या क्या बदलाव आएंगे। इस अध्यादेश पर केजरीवाल सरकार बीते एक अरसे से विरोध कर रहे हैं। देश के सर्वोच्च अदालत के बाद यह अध्यादेश सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में है और इस बिल के खिलाफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल देश भर के विपक्षी संगठनों से मुलाकात कर इसी बिल को चुनौती देने के लिए समर्थन की मांग कर रहे हैं। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि अगर आज केंद्र सरकार ने लोकसभा में ये बिल पेश किया तो इंडिया गठबंधन के लिए एक लिटमस टेस्ट साबित होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी की पूरी शिद्दत के साथ इस बिल को पारित होने से रोकने की कोशिश करेगी। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि ये लड़ाई सत्य बनाम असत्य की है, बुराई बीजेपी के खेमे में है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे साथ हैं, हम इसको रोक पाएंगे। तो मैं तो बीजेपी के कई सांसदों को कहूंगा कि सत्य का साथ दीजिए। जानने के दिल्ली सेवा बिल गृह मंत्री अमित शाह संसद में पेश कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन अध्यादेश 19 मई को जारी किया था।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल को मंजूरी दे दी गई है। इस आदेश में कहा गया कि राष्ट्र राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण नाम का एक प्राधिकरण होगा जो उसे दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करेगा और उसे सौंपी गई जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। गौरतलब है कि लोकसभा में इस बिल को पास कराने में मोदी सरकार को कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि सरकार के पास बहुमत है। लेकिन सरकार की भी परीक्षा राज्यसभा में होगी और सीएम केजरीवाल भी राज्यसभा में अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। लिहाजा आम आदमी पार्टी के नेता विपक्षी सांसदों की मदद से राज्यसभा में इसे रोकने की कोशिश में है। अध्यादेश आने के बाद ये आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी थी। सीएम केजरीवाल ने इसे दिल्ली के साथ धोखा बताया था। हालांकि आंकड़े इस बात की गवाही दे रही है कि लोकसभा और राज्यसभा में ऑर्डिनेंस पारित होने में कोई खास परेशानी केंद्र सरकार को नहीं होगी, क्योंकि लोकसभा में विपक्षी गठबंधन इंडिया के 142 सांसद हैं, तो वहीं राज्यसभा में इंडिया के 96 सांसद हैं। इस गठबंधन में कुल 26 सियासी दल शामिल हैं। इधर एनडीए की स्थिति दोनों ही सदनों में मजबूत है, क्योंकि लोकसभा में एनडीए के 329 सांसद हैं तो राज्यसभा में 101 सदस्य हैं। साथ ही एनडीए के साथ भी कई सियासी दल शामिल हैं। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों का आपको सपोर्ट मिल चुका है। अब जब ये बिल संसद में पेश किया जाएगा तो इंडिया गठबंधन के सभी दल इसका विरोध करेंगे, लेकिन राज्यसभा के लिए मोदी सरकार की भी खास दाव चलेगी। मोदी सरकार का ये दावा क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। सीमा हैदर के सामने अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। सीमा के ससुर नेत्रपाल एक वीडियो में उसके बारे में बताते हुए दिख रहे हैं। आइए जानते हैं सचिन के परिवार के साथ क्या हुआ है। सीमा हैदर और सचिन मीणा का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें सचिन के पिता आर्थिक तंगी से परेशान होने की बात कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में रह रही सीमा हैदर और सचिन के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। परिवार का दावा है कि 1 महीने से मजदूरी पर नहीं जाने की वजह से परिवार पाई को मोहताज हो गया है। इस बीच किसान नेता स्वराज सिंह सचिन के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। परिवार का हालचाल जाना। सचिन के परिवार के मुताबिक पुलिस की सख्ती के चलते किसी को भी कहीं आने जाने के नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते वे काम पर नहीं जा पा रहे हैं। सचिन के पिता नेत्रपाल मीणा ने कहा कि मेरी समस्या ये है कि जो घर में राशन था वो खत्म हो चुका है। हमें घर से नहीं जाने दिया जा रहा है, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, जिससे उनके परिवार पर भूखे रहने की नौबत आ गई है। जबकि पुलिस की ओर से काम पर जाने के लिए किसी तरह की रोक नहीं है। पाकिस्तान में फातिमा और उसके शौहर नसरुल्लाह पर तोहफों की बारिश हो रही है, मगर ग्रेटर नोएडा में सीमा और उसके पति सचिन पाई को मोहताज है। सचिन और सीमा के साथ परिवार के कुल 8 लोग हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ना सचिन और उसके पिता को काम पर जाने की इजाजत नहीं मिली है। घर के बाहर पुलिस का पहरा है। ऐसे में सचिन के परिवार के आगे रोजी रोटी का संकट आ गया है। किसान एकता संघ के अध्यक्ष मास्टर स्वराज सिंह ने कहा कि सचिन और सीमा से मिलने आया उनके पिता नेत्रपाल से मैंने उनकी समस्या पूछी कि आपको क्या परेशानी है, तो उन्होंने बताया कि हमको खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पुलिस के पहरे हमको बैठा कर रखे। हम रोज कमा कर खाने वाले लोग हैं, गरीब आदमी हैं। हमारे घर में अब खाने पीने की चीजें खत्म हो गई है। इस बीच आर्थिक तंगी से जूझ रहे सचिन और सीमा ने अब अपने घर के मेन गेट पर एक पोस्टर चिपका दिया है। इस पर उन्होंने अंग्रेजी में लिखा, मीडिया प्लीज रिस्पेक्ट माय प्राइवेसी। गौरतलब है कि सीमा और सचिन चौतरफा मुसीबत में घिरे हैं, लेकिन सीमा पर जाकर फातिमा बनी अंजू 7वें आसमान पर है। अंजू पर पाकिस्तान में तोहफों की बारिश हो रही। भले ही पाकिस्तानियों के घरों में 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही, लेकिन अंजू के इस्लाम कबूल करने की इतनी खुशी है कि एक रखूरदार बिजनेसमैन ने उसे कई तोहफे दे दिए हैं। बारिश का कहर अभी भी थमा नहीं है। मौसम विभाग ने बताया कि 3 अगस्त तक किन राज्य में भारी बारिश हो सकती है, इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य में हर दिन मुसलधार मुसीबत बरस रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मिजोरम, झारखंड और ओडिशा के कुछ जिलों में तेज बारिश होने वाली है।
यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तर पूर्व और दक्षिण भारतीय राज्यों में भी बारिश होगी। यहाँ येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने आने वाले दिनों में देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर इलाके में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। इसमें ये भी कहा गया है कि 2 से 3 अगस्त के बीच उत्तर पश्चिम भारत में बारिश में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा 30 जुलाई से 3 अगस्त के बीच दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और हरियाणा में हल्की से मध्यम और भारी बारिश होने की संभावना है। येलो अलर्ट के बीच महाराष्ट्र के कई इलाकों में लोगों की जिंदगी जहन्नुम से कम नहीं है। महाराष्ट्र के पालघर की तस्वीर डराने वाली है। यहाँ लोगों के कंधों पर डेड बॉडी दिखी। भारी बारिश के बीच लोग नदी पार करके शमशान जा रहे हैं। बारिश की वजह से इलाके की सड़कें टूट चुकी है। यही वजह है कि इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। बता दें कि महाराष्ट्र में जगह जगह पुल टूटे पड़े हैं। नासिक के सुरगना में नदी का तेज बहाव अपने साथ सड़क को भी बहा ले गया, जिसके बाद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर किसी तरह नदी पार कर रहे हैं। राजस्थान के जयपुर में जल तांडव की वजह से राजस्थान में कई बांध ओवरफ्लो हो गए हैं, जबकि कई जगहों पर बांध टूटने की वजह से गांव में पानी भर गया है। राजस्थान के अलग अलग इलाकों में बाढ़ की तबाही का खतरनाक मंजर दिखा है। अजमेर जिले में पहाड़ की ऊंचाई पर मौजूद सड़क टूट चुकी है। जिले की प्रसिद्ध चामुंडा माता के दरबार में पहुंचने के लिए लोग इस सड़क का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब मंदिर पहुंचने का रास्ता बंद हो चुका है। इसी तरह एक और सड़क बारिश के प्रकोप में टूट गई है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड की खतरनाक तस्वीरें आई हैं। सड़क पर मलबा आने के बाद हाईवे में गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है। यही नहीं, हाल ही में उत्तराखंड का भी यही हाल है। यहाँ भी पहाड़ों के बीच बसे आशियानों लैंडस्लाइड की चपेट में आ चुकी है। चमोली में लैंडस्लाइड की वजह से ये घर बर्बाद हो गया है। एक तरफ लोग बर्बाद हो रहे हैं, बारिश लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दे रही है, दूसरी तरफ आपदा में मौज मस्ती करने वाले लोगों की कमी नहीं है। महाराष्ट्र के पालघर में सूर्य नदी के पास सेल्फी लेने के दौरान पैर फिसलने के बाद एक महिला डूबने लगी। आसपास के लोगों की मदद से महिला ने जान बचाई। अगर ये लोग वहां नहीं होते तो सेल्फी के चक्कर में इस महिला की जान जा सकती थी। लालू ने कहा कि अगले महीने मुंबई में आयोजित होने वाली इंडिया की अगली बैठक का इंतजार रहेगा, जिसमें वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव ने पीएम मोदी पर करारा हमला बोला है। रविवार को लालू यादव ने दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में हार को लेकर चिंतित हैं और विदेश में ठिकाना तलाश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मोदी ने भारत छोड़ो तंज के जवाब में लालू यादव ने ये टिप्पणी की। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन बनाने वाले विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और त्रुटिकरण की राजनीति का आरोप लगाया था। लालू यादव ने कहा, ये मोदी है जो पद छोड़ने की योजना बना रहे हैं। यही कारण है कि वह इतने सारे देशों का दौरा कर रहे हैं। वहाँ एक जगह की तलाश में है जहाँ वो आराम कर सके और पिज्जा, मोमोज और चाउमीन का आनंद ले सके। 75 साल के लालू प्रसाद अपने बड़े बेटे और बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। लालू ने ये भी कहा कि वह अगले महीने मुंबई में आयोजित होने वाली इंडिया की अगली बैठक का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हिस्सा लेंगे। आरजेडी सुप्रीमो में आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इस कोशिश को नाकाम कर देंगे। हमें एकता बरकरार रखते हुए बीजेपी को हराना है। उन्हें मणिपुर में महिलाओं के उत्पीड़न की घटना का जिक्र करते हुए वहां जारी संघर्ष के लिए भी केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। गौरतलब है कि विपक्षी दलों की पहली बैठक 23 जून को बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से पटना में आयोजित किया गया था। दूसरी बैठक 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में आयोजित की गई थी और इसकी मेजबानी कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने की थी। मुंबई की बैठक इस मायने में भी अहम होगी क्योंकि इसमें गठबंधन के किसी संयोजक के नाम पर फैसला हो सकता है और सामान्यवश समिति का भी गठन हो सकता है। इसके साथ ही इसी बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के तालमेल के संदर्भ में भी कोई रूपरेखा तैयार हो सकती है।
शरद पवार ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में शामिल उनकी पार्टी कांग्रेस और शिवसेना अगर ठान ले तो महाराष्ट्र में बदलाव लाया जा सकता है। महाराष्ट्र की सियासत में बीते दिन काफी उथल पुथल भरे रहे। एनसीपी नेता अजीत पवार के एनडीए का दामन थामना शरद पवार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में शामिल पार्टियों कांग्रेस और शिवसेना के आगे बदलाव का मास्टर प्लान रखा है। शरद पवार ने परिवार को कहा कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में शामिल उनकी पार्टी कांग्रेस और शिवसेना अगर ठान ले तो महाराष्ट्र में बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य की मौजूदा सरकार से संपर्क करना बहुत ही मुश्किल है। एक किताब के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे पवार ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट के साथ मंच साझा किया। पवार ने बताया कि कैसे पिछली सरकार ने प्राचीन कला और संस्कृति, साहित्य और इतिहास को संरक्षित करने में मदद की। उन्होंने कहा, लेकिन अब हमारे लिए मौजूदा सरकार के साथ काम करना मुश्किल है, लेकिन कोई समाधान निकालना चाहिए। अगर हम तीनों फैसला कर लें तो बदलाव हो सकता है। इस महीने की 2 जुलाई को अजीत पवार के बगावत करने और इसकी वजह से एनसीपी में टूट होने के बाद एमवीए के तीनों नेताओं ने पहली बार मंच साझा किया है। कार्यक्रम के दौरान पवार ने कहा कि यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान, जिसके वह प्रमुख हैं, 50 लाख रुपए राजवाड़े इतिहास संशोधन मंडल को देंगे। ये समूह किताबों का प्रकाशन करेगा। 2 जुलाई को अजीत पवार एनसीपी के 8 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। शिंदे सरकार का दामन थामने के बाद कई बार अजीत पवार गुट ने शरद पवार से मुलाकात की। इससे पहले एनसीपी ने कहा था कि उसे अजीत पवार गुट की तरफ से पार्टी के नाम और चिन्ह को लेकर किए गए दावे पर निर्वाचन आयोग ने उनकी प्रतिक्रिया को लेकर एक पत्र भेजा है, जिसका वे जवाब भेजेंगे। हालांकि अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने इस मामले में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।